रिसेंटली एक यूएस बेस्ड फर्म ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसके बाद अदानी ग्रुप के शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से क्रैश हुए। करीब 2 दिन की ड्यूरेशन में 4 लाख करोड़ इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था वो बाहर चला गया। तो उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था, क्यों इस तरह का अडानी ग्रुप पे इम्पैक्ट हुआ और ओवरऑल शेयर मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट हुआ, हमारे बैंकिंग सिस्टम पे उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इस तरह की चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे लिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी इस एक रिपोर्ट यूएस बेस्ड एक संस्था है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे कौन कैसी संस्था है। उसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, तो उस रिपोर्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से अदानी ग्रुप को इतना एडवर्स इम्पैक्ट हुआ कि उसका शेयर मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गया। 20% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। तो उस रिपोर्ट में कुछ इस तरह के पॉइंट्स थे। वैसे तो बहुत लंबा रिपोर्ट है, उसमें 88 क्वेश्चंस दागे हुए हैं इस रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप को लेकर के, लेकिन हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे उसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें भारत के शेयर मार्केट पे इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहले कि उस रिपोर्ट का ये कहना है कि अडानी ग्रुप अभी जस्ट 2 से 3 साल पहले उसका टोटल नेट वर्थ 120 बिलियन यूएसडी था, 120 बिलियन था यूएसडी। उसने 100 बिलियन बस ये लास्ट 3 ईयर में 100 बिलियन इकट्ठा किया है। ये कैसे? तो उसका ये जवाब देता है, मतलब ये रिसर्च करने के बाद उन लोगों ने ये बात पब्लिश की कि ये जो है स्टॉक प्राइस के मैनिपुलेशन से इतना पैसा ये लोग इकट्ठा किए हैं, नहीं तो 3 साल में लगभग दोगुना हो गया है। तो ये कहाँ से हुआ है? तो उसके लिए बताते हैं कि भाई स्टॉक प्राइस में कुछ मैनिपुलेशन किया गया है। वही चीज़ें कि शेयर बाजार में लिस्टेड अडानी की कंपनियों पर काफ़ी कर्ज है। दूसरा पॉइंट वो बोलती है कि शेयर बाजार में जो लिस्टेड है अडानी की कंपनी, उस पर डेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये डेप्ट कैसे इनको मिला है? डेप्ट ज़्यादा है, हालांकि जो भी उसने आरोप लगाया है वो पहले से ही मार्केट में है। लोग 80% चीज़ें पहले से ही जानते हैं, कोई ऐसा खुफिया चीज़ उसमें नहीं है। बस इन लोगों ने थोड़ा और एनालिसिस करके उसको एक थोड़ा सा प्रॉपर वे में रिपोर्ट की तरह प्रस्तुत किया है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी 1-2 चीज़ें नहीं है, बाकी तो सब पुरानी ही है। तो अब ये सबको पता है, सभी लोग पहले से डिस्कस कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के पहले से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई 3 साल पहले तक अडानी ग्रुप जितनी थी उसके आज 3 साल में दोगुना हो गई है। इसीलिए तो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, इसीलिए लोगों ने तो शेयर में इन्वेस्ट किया उनके। तो शेयर बाजार में जो कंपनियां, जो इनकी लिस्टेड कंपनी है, उन पे कर्ज काफ़ी है, ये सब लोग जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो कैसे कर्ज वो लिए हैं? तो उसके लिए बोलती है ये फर्म जो आरोप लगाई है कि आसमान छूते वैल्यूएशन वाले इन शेयरों की गिरवी रख करके कर्ज लिया गया है। मतलब वही जो स्टॉक प्राइस का अप्रिसिएशन, स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट इन लोगों ने किया और वही शो करके कि भाई देखिए हमारा स्टॉक प्राइस इतना अच्छा है। तो कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है जो फाइनेंसिंग, तो वो अगर देखेगी शेयर मार्केट किसी का अच्छा है तो अपने आप पैसे वो देगी। तो इस तरह से इन्होंने इतना सारा पैसा जो 218 बिलियन ये हुआ, जो 100 बिलियन का 3 साल में ये लोग इकट्ठा किए हैं, वो इस तरह से इकट्ठा किए हैं। ये दूसरा आरोप है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं। उसके बाद ये कह रही है कि 7 अहम लिस्टेड कंपनियों में से 5 का करंट रेशियो 1 से कम है। करंट रेशियो क्या होता है? तो बस इतना समझने के लिए जान लीजिए कि करंट रेशियो का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर जो उसका शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर अगर अदानी का कोई, उसको साल भर के अंदर ही पैसा चाहिए, तो अब जितने हैं बंदे अगर वो सब चाहें कि हमको चाहिए साल भर के अंदर ही, तो फिर वो दे नहीं पाएगा क्योंकि उनके पास लिक्विड इतना है ही नहीं। तो ये कह रहा है, होना नॉर्मली अगर 1 होता तो बहुत अच्छा माना जाता है, तो वही कह रहा है कि 1 से कम है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो
जो पहले से भी ये बातें लोगों को पता है, पहले से मार्केट में है ये चीज़ें। उसके बाद इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि भाई ग्रुप में 22 अहम पदों पे 8 पर गौतम अडानी के परिवार के सदस्य हैं। तो ये आरोप तो सब लोग पहले से जानते हैं, इनके भाई पे आरोप लग चुका है, इनके बड़े भाई पे, लगभग सारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण पदों पे इसी कंपनी में हैं। तो ये पहले से इस तरह की बातें तो होती रही हैं, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें वो ये कहते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट डिटेल्स में वो देते हैं, पूरा उनकी फैमिली का पूरा चार्ट बनाते हैं कि भाई कौन कहाँ पे है, कौन मॉरिशस में किस फॉर्म से कौन सा फॉर्म बनाया हुआ है, किस तरीके से जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज समझते हैं ना, जहाँ से इनकम टैक्स जहाँ पे बहुत कम लगता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो वैसी जगहों पे अगर आप चले जाते हैं, वैसी जगहों पे अगर फॉर्म आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट टेस्ट नहीं देना पड़ता। तो मॉरिशस हो गया, कैरिबियन, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, कैरिबियन हो गया, ऐसी जगहों पे और भी जगह हैं कि ऐसी जगहों पे इन लोगों का क्या है, ऑफशोर सेल एंटिटीज है। मतलब ऑफशोर मतलब दूसरे, सेल एंटिटीज क्या होती हैं? सेल एंटिटीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि ऐसे तो जेन्युइन है, मतलब रजिस्टर्ड है, लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, बस वो कागज पे है, डॉक्यूमेंट है वो बस। तो उस तरह की कंपनीज ये लोग बनाए हुए हैं, उसके तहत पैसे की वो हेरा फेरी, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, करप्शन के थ्रू वो इतना सारा पैसा इकट्ठा किए हुए हैं। तो बेसिक इस तरह के जो कि नॉर्मली किसी भी बड़े कॉर्पोरेट को आप देखेंगे तो उसी तरह के आरोप हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और इसमें क्या बोला उन लोगों ने कि इसकी जो ऑडिटिंग हुई है इनके कंपनी की, जैसे मान लीजिए 8 कंपनी है इनका, तो 8 में से जो एडिटर्स जो ऑडिटिंग करते हैं, हर कंपनी की ऑडिटिंग होती है ना, तो उनमें जो ऑडिटिंग के लिए जो लोग हैं, ऑडिटर हैं, वो इतना रिसर्च किया इन लोगों ने कि उन ऑडिटर्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो जिस जगह पे, जिस बिल्डिंग में वो ऑडिटिंग करते हैं, उसके अंदर का फोटो तक उन्होंने दिया है कि ये 25,000 रुपए की किराए वाले बिल्डिंग में या मकान में इनके एक कंपनी की पूरी ऑडिटिंग होती है। तो ये चीज भी जब बाहर आई, लोगों ने देखा, हाँ सही बात है, तो फिर लोगों को थोड़ा सा डाउट होना शुरू हुआ कि कुछ इश्यू है क्या। तो ये भी एक पॉइंट है इसमें कि भाई ऑडिटिंग को लेकर के भी ये लोग इतनी बड़ी दुनिया की चौथी नंबर की कंपनी हो, चौथे सबसे अमीर आदमी की कंपनी का के ऑडिटर्स जो हैं उसको कोई जानता नहीं, कोई 25 साल का लड़का है कोई, और 25,000 रुपये किराए वाले मकान में वहाँ पे बिल्डिंग में ऑडिटिंग हो रही है। तो वो सब उन चीज़ों को भी उन लोगों ने रिपोर्ट में पब्लिश किया, दिखाया, बकायदा पैन कार्ड, उसमें आधार कार्ड का फोटो रखा हुआ उसमें। तो इसलिए ये सारे रिपोर्ट थे, उस रिपोर्ट में इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए थे। ये जो एलिगेशंस हैं इसमें बहुत सारे एलिगेशन, 80% चीज़ें पहले से चल रही हैं, पहले से लोग जानते हैं, कोर्ट में मामला पड़ा, कोर्ट से कुछ चीज़ें बरी हो गई, कुछ केसेस में सजा हो गया। तो ये सब मैक्सिमम चीज़ें पहले से ही मार्केट में है। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या हुआ अदानी ग्रुप पे? इम्पैक्ट ऑन अदानी ग्रुप, तो देखिए जैसे ही ये न्यूज़ आई, जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ, तुरंत इन अ मैटर ऑफ 2 days, 2 दिन के अंदर इतना तेजी से क्रैश हुआ इनका शेयर मार्केट, इनका शेयर के प्राइसेस की आप देख सकते हैं कि ये 8 कंपनीज हैं, 27% तक, किसी में 25%, किसी में 22%, किसी में 21%, किसी में 20%, तो टोटल 22.5% के अराउंड गिरावट देखी गई, 22%। मतलब सिर्फ 2 दिन में 4 लाख करोड़ का इनके शेयर मार्केट से पैसा बाहर निकल गया। 4 लाख करोड़ सिर्फ 2 दिन में। 2 दिन पहले ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर, तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, और 2 दिन बाद 7वें या 8वें नंबर पे आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेजी से गिरावट आई है इनके शेयर प्राइसेस में। उसके बाद क्या हुआ, ये तो इनके इम्पैक्ट हुआ इनके शेयर मार्केट पे। उस सिर्फ अब जब इस तरह की कोई मेजर इंसिडेंट, जो इतनी बड़ी कंपनी हो, जब उसके प्राइसेस नीचे जाते हैं तो उससे जुड़े हुए जो भी एक्सपोज्ड है इस कंपनी से, उन पे भी इम्पैक्ट होता है, ट्रिकल करता है। तो हुआ क्या, अब पूरा सेंसेक्स पे फर्क पड़ा, पूरा सेंसेक्स डाउन हुआ। तो भारत के लिए तो बहुत अच्छी खबर नहीं है ये। तो पूरा दलाल स्ट्रीट पे
6.8 लाख का नीचे देखा गया उस दिन, और टोटल देखेंगे 3.1% नीचे हुआ है पूरा सेंसेक्स हमारा। मतलब बहुत ज्यादा ये हुआ ना, करीब 16 लाख करोड़ 2 दिन में भारत की इकोनॉमी से पैसे बाहर चले गए शेयर मार्केट से। तो ये बड़ा नुकसान है भारत के लिए भी। इम्पैक्ट ऑन बैंक्स, देखिए बैंक स्टॉक्स पे भी बहुत फर्क पड़ा है। बैंक स्टॉक्स में आप ये समझ लीजिए कि बैंक में एसबीआई जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इस तरह के बैंक्स हैं, तो इन पे इनका भी एक ठीक ठाक परसेंटेज इसके शेयर में लगा हुआ है, अदानी इंडस्ट्रीज के शेयर में। तो तुरंत जो है देखा जाने लगा कि भाई बैंक्स में भी एसबीआई के शेयर प्राइसेस में गिरावट आई, 4% तक गिरावट आ गई, पीएनबी में आया, तो सब में गिरावट आने लगा। एसबीआई 5% तक नीचे चली गई। उसके बाद जब इस तरह की चीजें होने लगी तो फिर एक इंटरनेशनल बॉडी है CLSA, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है CLSA, मतलब क्रेडिबल संस्था है, उसने फिर इसको थोड़ा काम डाउन करने के लिए कुछ अपना डेटा एनालिसिस दिया, कुछ चीजें अपनी प्रस्तुत की, बताई कि भाई देखिए ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अडानी के शेयर में टोटल 40% से कम जो है बैंक से जो लेंडिंग है वो 40% से कम है, मैक्सिमम जो है बाकी जगह से 60%। तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, पैनिक होने वाली बात नहीं है। अगर बैंक में जो शेयर खरीदे हैं तो उनके लिए उतनी परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा सा इसको डैमेज कंट्रोल के लिए। तो ये बताया। दूसरा एक और चीज कि उसमें प्राइवेट बैंक्स को तो और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स का जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, इन लोगों का अदानी ग्रुप में बहुत ही कम शेयर होल्डिंग है, करीब 10% से ज्यादा नहीं है। तो बैंक्स के लिए ओवरऑल तो नेगेटिव है ही था, लेकिन उतनी परेशानी वाली बात नहीं है कि पैनिक क्रिएट होकर के इसको और डाउन कर दे। 5% कम हुआ है तो इससे ज्यादा ना कम हो। सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखा गया एलआईसी पे। उसके जैसे ही अडानी ग्रुप्स के प्राइसेस नीचे गए, उसके बाद सबसे हेवी इंपैक्ट हुआ एलआईसी का। एलआईसी का समझ जाइए 20% डाउन चला गया। 20% मतलब करीब 20,000 करोड़ का 2 दिन में नुकसान हुआ है एलआईसी का, 20,000 करोड़। देखिए और क्योंकि इनका देखिए एक्सपोजर सभी में है, अदानी टोटल गैस में है कितना 5%, अदानी इंटरप्राइजेज में 4% है, इनका स्टेक होल्डर देख कितने हैं ये दिखा रहा है इसमें। तो इस तरह से सभी में है इनके, अदानी पोर्ट्स में है 9%, अदानी ट्रांसमिशन में है 3%, तो सभी में है और सभी में गिरावट हुआ। तो एलआईसी पे बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ा है, ये लोग बहुत टेंशन में आ गए तुरंत। फिर इसको भी इसके बाद जो है ये जब भी कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल बैंक हो, उसमें जब इस तरह की कोई चीजें होती हैं, एलआईसी जैसी चीज पे अगर का स्टॉक नीचे गया या उस पर इम्पैक्ट हो रहा है तो तुरंत फिर बाकी लोग एक्टिव हो गए। तो उसके बाद इसके अराउंड पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया। तो जयराम नरेश ने, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मेजर अपोजिशन के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई जो भी एलिगेशंस लगा है, जो भी हिंडनबर्ग जो फर्म है उसने जिस भी तरह के एलिगेशंस लगाए हैं उसका प्रॉपर जांच होना चाहिए आरबीआई और सेबी द्वारा, सेबी और आरबीआई द्वारा इसका प्रॉपर जांच होना चाहिए। तो मैं ये बता रहा हूं कि भाई अब इन सब चीजों के अराउंड पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया है। तो इसमें अब ये भी एक जेन्युइन चीज है, वो इसलिए क्योंकि अगर ये एसबीआई और एलआईसी एक हाई एक्सपोजर में आ रहा है अडानी के, क्योंकि अडानी में इन लोगों का इन्वेस्टमेंट काफी है, एलआईसी का भी, एसबीआई का भी, और भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका भी। तो अगर जो चीजें पब्लिक से डायरेक्ट लिंक्ड हैं, जो सरकारी चीज है, तो उस पर कुछ इस तरह का शेयर मार्केट डाउन जाता है, थोड़ा इनस्टेबिलिटी दिखती है, तो उसमें जो अपोजिशन है या जो गवर्नमेंट है, दोनों को कुछ स्टेटमेंट देना एक लेजिटिमेट है, एक मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस है पॉलिटिक्स में, इतना होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा उसके बाद क्या हुआ,
अब ये देख लेते हैं कि भाई ये हिंडनबर्ग जो इतना बवाल मचा दी, ये है कौन, ये संस्था क्या है। तो व्हाट इज हिंडनबर्ग रिसर्च? तो देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च एक यूएस बेस्ड रिसर्च सेंटर है जिसको नेट एंडरसन, ये भाई साहब हैं नेट एंडरसन, इन्होंने इस्टेब्लिश किया। अमेरिकन शॉर्ट सेलर, ये एक शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं, पहले देख लें कि ये है। तो इन्होंने एक रिसर्च सेंटर, किस चीज के लिए, फाइनेंस से रिलेटेड रिसर्च सेंटर है बेसिकली। ये एक क्या बोलते हैं, खुफिया होता है ना, फाइनेंस के फील्ड में खुफिया ये रिसर्च करते हैं, मतलब खोजी पत्रकार हैं, इस तरह वाले हैं ये। तो इन्होंने ये रिसर्च किया और बड़ा 2 साल की मेहनत के बाद इसको पब्लिश किया। तो ये अमेरिकन संस्था है, न्यूयॉर्क बेस्ड, और ये रिसर्च फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च ये लोग देते हैं। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में मतलब काफ़ी गंदा है। गंदा इस सेंस में कि जिसके भी पीछे पड़े हैं उनमें मैक्सिमम लोगों तक कुछ ना कुछ केस हुआ है। जैसे कि ये निकोला हो गई, विंस फिनेंस हो गया, जीनियस ब्रांड्स हो गया, चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, इस पे भी इन्होंने केस किया था, मतलब इसके लिए भी इनको भी एक्सपोज किया था। एससी वर्क्स हो गया, एचएफ फूड्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज के बारे में इन्होंने इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की और उसका इम्पैक्ट हुआ। बहुत सारे लोगों को सजा भी मिली। बहुत मतलब 80% केसेस में उनके रिपोर्ट्स में एक ठीक ठाक अमाउंट का सच्चाई दिखा लोगों को, और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को भी लगा कि हाँ ये रिपोर्ट में कुछ सच्चाई है। अब इसमें क्या है वो हम लोग नहीं जानते, वो जांच के बाद क्लैरिटी मिलेगा, लेकिन बहुत जगह एक्चुअलाइज हुआ है इन लोगों का रिपोर्ट। तो इसमें इसके बाद ये हुआ कि जैसे ये कि निकोला वाला केस है, इसने यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारा शेयर मार्केट में कुछ इस तरह का मैनिपुलेशन करके खूब पैसे उठा लिए, और इन्होंने ये बता दिया कि जिस तरह की गाड़ी इन्होंने दिखाया कि भाई हमारे पास इस तरह की गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग होने वाली हैं, बन रही हैं, कुछ वो लोग एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दिए। तो ये लोग पता किए जैसे भी करके, तो उसमें पता लगा कि भाई उस तरह की कोई गाड़ी है ही नहीं। फिर जब सही में जांच हुआ तो सही पाया गया बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। वो पैसा शेयर मार्केट में अपना बढ़ाने के लिए इस तरह का वो लोग मैनिपुलेशन किए थे। तो उसको फिर सजा मिली, जेल हुई। इस तरह से 88 क्वेश्चन इस केस में इन्होंने पुट किया है। तो ये क्या है, ये शॉर्ट सेलर है। तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है शेयर मार्केट के टर्म में शॉर्ट सेलर। देखिए पैसा शेयर मार्केट में कमाने के एक तरीके में तो ये है, जो नॉर्मल तरीका है कि भाई आप जैसे मान लीजिए टीसीएस एग्जांपल लेकर समझते हैं कि टीसीएस है, टीसीएस का शेयर 100 रुपये का है। तो आपने क्या किया, एक शेयर खरीद लिया टीसीएस का 100 रुपये का, और आप उम्मीद करते हैं कि भाई कुछ समय बाद ये 110 रुपये का होगा, तो आप सेल करके 10 रुपये प्रॉफिट कमा लेंगे। और एक समय बाद वो 110 रुपये का हो गया और आपने उसको सेल किया और 10 रुपये आपको प्रॉफिट मिला। एक नॉर्मल प्रैक्टिस है शेयर मार्केट का ये। दूसरा प्रैक्टिस है कि भाई आप इस संस्था का आपको पता है कि टीसीएस का भाई इसका शेयर मार्केट थोड़ा डाउन जाएगा आने वाले कुछ समय में, तो इससे भी पैसा कमाया जा सकता है। उसकी टेक्निक है क्या, शॉर्ट सेलर। इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं जैसे मान लीजिए टीसीएस का है ये, और आप सोच रहे हैं, आपको अंदाजा है, आपने एनालाइज किया, आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसका प्राइस जो है 90 तक जाएगा, नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा तो इससे ही पैसा कमा सकते हैं। उसका टेक्निक डेवलप किया गया है। तो इसमें कैसे कमाओगे, तो इसमें होता क्या है कि जैसे 100 रुपये का शेयर उसका था, ठीक 100 रुपये का शेयर था, तो इसमें क्या होता है, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है कि थर्ड पार्टी ब्रोकर मान लीजिए, आप बिना शेयर खरीदे भी बेच सकते हैं। इसमें इस तरह का एक नया टेक्निक लाया जाता है इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, जैसे 100 रुपये का शेयर है, आपने खरीदा नहीं है, किसी ब्रोकर से आपने उधार लिया है और 100 रुपये, और उस शेयर को उधार लिया है और बेच दिया, 100 रुपये आपको मिल गए क्योंकि मौजूदा उसका 100 रुपये है वैल्यू, और आपको पता है कि भाई एक टाइम बाद ये 90 हो जाएगा। तो और ऐसा हुआ, कुछ समय बाद उसका 90 हुआ, तो 90 में आपने दोबारा क्या किया, शेयर खरीदा और उसको एक शेयर लिया था जो एक शेयर वापस कर दिया। तो आपने
एक शेयर 100 रुपए में उस समय 100 रुपए मिला आपको बेच के, और इस समय एक खरीदा तो 90 रुपए का मिला, तो 10 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। तो इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो ये बंदा जो है इसी तरह काम, ये फर्म इसी तरह काम करती है, और ये ओपनली कहते हैं हम शॉर्ट सेलर है। तो इसमें भी इसका निवेश है, जो हिंडनबर्ग का ये अडानी ग्रुप में भी इसका निवेश है। तो उसमें जैसे ही इसका डाउन हुआ अडानी ग्रुप का शेयर मार्केट, तो इसमें इसने पैसे बनाए, या बना रहा होगा या बनाएगा, जो भी। तो समझ रहे हैं ना। तो ये ओपनली इस बात को भी कहा है कि हम शॉर्ट सेलर हैं, इससे में पैसे लगे हैं, ऐसा होगा तो हम इससे हमें बेनिफिट होगा। लेकिन ये बात सच है, वो उसका ये दावा है। तो बाकी तो अब एजेंसीज को तय करना है क्या हो, कितना इसमें रियलिटी है क्या नहीं है। रिस्पॉन्स ऑफ अडानी ग्रुप, अब जब इतना बड़ा लॉस हुआ, इतना पूरा चारों तरफ ग्लोबल मीडिया में, नेशनल मीडिया में छाया हुआ है, तो भाई उसके बाद इनका इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो गया। तो फिर इनको ये बाहर आए, रिस्पॉन्स इन्होंने दिया। तो भाई कुछ चीज़ें इन्होंने कही, वो हम लोग देख लेते हैं। ये हैं इनकी कंपनीज के जो अभी हमने बात किया था ना कि ऑडिटिंग के लिए बड़े लोग नहीं हैं, तो इन्होंने सीधा उन लोगों के नाम दे दिए कि भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं, सबका अपना अलग अलग फर्म है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितने कंपनीज का दिया है वो एकदम सही है। कोई उन लोगों ने जो रिपोर्ट में दिया वो किसी एक कंपनी का दिया था, बाकी का नहीं दिया। बाकी 7 का इन्होंने अपना दे दिया कि देखिए इतने बड़े बड़े लोग हैं। कोई एक कंपनी में हाँ छोटे नॉर्मल लोग थे, उतने बड़े लोग नहीं इन्वॉल्व थे। तो ये दे दिया इन्होंने ऑडिटिंग वाले का जवाब। उसके बाद इन्होंने जो मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर नाम से एक प्रेजेंटेशन दिया, उसमें ये सारे सब जवाब दिए। शॉर्ट सेलर मतलब वो शॉर्ट सेलर है ना, मतलब इस चीज से जैसे प्राइस डाउन होगा तो इससे बेनिफिट पाना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इन लोगों का ये कहना है, ये प्रिज्यूम करके इन लोगों ने जवाब दिया। दूसरा, जो नॉर्मली कोई भी किसी पे भी कोई आरोप इस तरह का लगेगा, तो जिस तरह का स्टेटमेंट देता है कोई, वही स्टेटमेंट इन लोगों ने दिया कि भाई बहुत मेलिशियस है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन है, बेसलेस है, स्टेल है, पहले की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें पहले से डिस्कस की जा चुकी हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने कही। बाकी इन्होंने लीगल एक्शन की भी धमकी दी कि भाई हिंडनबर्ग रिसर्च पे हम लीगल एक्शन यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में दोनों में कानून के हिसाब से हम इन पे एक्शन लेंगे। इससे ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ है इनकी तरफ से। दूसरा एसबीआई कह रहे हैं, सेबी का क्या रिस्पॉन्स। अभी सेबी, जैसा कि हम जानते हैं कि इन सब शेयर मार्केट से संबंधित सबसे बड़ी संस्था सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो सेबी ने कहा कि भाई सेबी का कोई डायरेक्ट ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जैसा होता है ना, मीडिया कहती है कि सूत्रों के हिसाब से ये पता लगा, उस ग्राउंड पे ही लोग कह रहे हैं कि इस पे सेबी अपनी नजर बनाया हुआ है, और शॉर्ट सेलर के हिंडनबर्ग रिसर्च को भी वो पढ़ रही है, देख रही है, उस पे भी उसकी निगरानी है। तो ये चीज है इसमें एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और बाकी जो लास्ट 3 ईयर के ट्रांजेक्शन जो है उस पे भी वो नजर बनाए हुई है। अब जब सेबी की बात हुई है, तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में स्टैब्लिश हुआ था, और 1992 में इसको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बना दिया गया, मतलब पावरफुल बना दिया गया। ठीक, तो ऐसे ये रहा हमारा टॉपिक आज का। इसमें कोई और मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है जो हमारे काम का होगा तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज कोई और नया टॉपिक हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।